अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, पाकिस्तान एक और शानदार कामयाबी हासिल करते हुए जनूबी अफ्रीका को वनडे इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। इस तारीखी फतह के साथ पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिसने जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर एक रोजा सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। सीरीज का तीसरा मैच जोहानिसबर्ग के वेंडर स्टेडियम में खेला गया। बारिश के बाद 47 ओवर्स 3 इनिंग्स तक महदूद किया गया, जहां पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 36 रन से फतह हासिल कर ली। मैच में हम बात करें तो नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब ने शानदार परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और अपनी फॉर्म को भी बरकरार रखा, जो कि बहुत से लोग उनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। और वो ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि मैन ऑफ द सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए हैं। दूसरी तरफ कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम ने डेब्यू करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीकी टीम को हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का सामना रहा और हमने देखा कि हेनरिक क्लासन की जारहाना इनिंग्स के बावजूद वो मुकर्रर हदफ हासिल नहीं कर सके। इस सीरीज की कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक तारीखी लम्हा है बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी फख्र का बाइस है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और अहम ऐलान किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होंगे। अब यह फैसला दोनों ममालिक के दरमियान जारी सियासी तनाव के पेश नज़र किया गया है। अब इस कामयाबी और मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से आगे चलकर हम मजीद भी बात करेंगे कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की रही है बहुत ही ज़बरदस्त रही है, जहां पाकिस्तानी टीम पर काफ़ी तनकीद की जाती रही है कि पाकिस्तानी टीम यूएसए से हारती रही, जिम्बाब्वे से हारती रही, अफगानिस्तान से हारती रही और यहां पाकिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाके हराया और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हरा दिया है। तो टीम का ऐसा लग रहा है कि कमबैक हो चुका है। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि अब सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और आज बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारी स्क्रीन पर आप भी मनासिर देख रहे हैं। मुल्क के कई शहर हैं जहां पर बादलों की एंट्री हो चुकी है। लाहौर में बारिश से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं जहां बादलों ने एंट्री दे दी है। लाहौर में बारिश और ठंडी हवाएं चलने के बाइस सर्दी की शिद्दत अब बढ़ चुकी है। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम मजीद सर्द भी हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें उसमें गड़ी शाह है, बट रोड है, मॉल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है। मेन जो शाहराहें हैं लाहौर की वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई है और इसके अलावा कसूर, काना, पाकपतन और अनाला खुर्द में भी बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात का भी ये बताना है कि पहाड़ी इलाकों में सुबह रात के औकात में भी मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें या शुमाल मशरकी पंजाब की बात करें तो वहां भी मतला जुज़वी अबारालूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, पारा -13 तक गिर चुका है। आगे चलकर प्रोग्राम में मौसम पर हम डिटेल से भी बात करेंगे और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस हवाले से हमें मजीद भी आगाह करेंगे। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां पाकिस्तान की सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहम पेशरफ़्त जारी है। जहां एक जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा, वहीं हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने फौजी अदालतों की जानिब से 25 सिविलियन अफराद को दी गई सजाओं पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की सदारत में होने वाले मुज़ाकराती इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी में इसहाक डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और चौधरी सालिक हुसैन भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी में देखें तो उमर अयूब खान हैं, अलीमीन गंडापुर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, असद कैसर हैं, हामिद रजा हैं, हामिद खान हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौजूद होंगे। हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने 21 दिसंबर को फौजी अदालत की जानिब से सिविलियन मुल्जिमान को सजा सुनाने के मामले पर सख्त तशवीश जाहिर की है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों खुसूसन ICCPR के तहत मुनसिफाना अदालती अमल के उसूलों की खिलाफ वर्जी की निशानदेही की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि 9 मई के मुजाहरों में मुलविस अफराद के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। उनके मुकदमात फौजी अदालतों में कानूनी तकाज़ों के मुताबिक निपटाए गए हैं। आलमी सतह पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती के इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा की तरफ से भी सख्त रद्दमल जाहिर किया गया है, जहाँ दफ्तर खारजा ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और तारीख से लाइलमी पर मबनी करार दिया और ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने दिफाई सलाहियतों के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ये तमाम मामलात मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत में पाकिस्तान की हैसियत
और दाखिली इस्तेहकाम पर अहम असर डाल सकते हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू होने जा रहा है। हुकूमत और इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी कमेटियों के साथ को भी हम देख रहे हैं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के क्या इम्कानात हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए को अगर देखा जाए तो उस बयानिए की बुनियाद पर ही ख्वाजा आसिफ मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि फिर बानी पीटीआई की गारंटी कौन लेगा कि मुज़ाकरात में जो तय किया जाएगा बानी पीटीआई बाद में उसको फॉलो भी करेंगे, बानी पीटीआई उसको मानेंगे भी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इन तमाम लोगों के नाम भी मैंने बताए हैं आपको। आप किस नज़र से देख रहे हैं ये मुज़ाकरात कामयाबी के कितने इम्कानात रखते हैं? फिर वही बात आ जाती है, रिजर्वेशन ज़रूर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी कि जो मुज़ाकरात हों वो फिर फाइनल हो, क्योंकि बानी पीटीआई फिर वो बातें नहीं मानते जो हुकूमत की तरफ से की जाती हैं और फिर एक डेडलॉक फिर से बन जाता है। असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हालांकि मुज़ाकरात इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। बहुत से मुज़ाकरात देखे हैं हमने। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो भुट्टो साहब और पीएनए के मुज़ाकरात देखे थे, फिर आईजीआई के मुज़ाकरात देखे, फिर 1 यूनिट का हमने पढ़ा है पूरा कि 1 यूनिट किस तरह टूटा, किस तरह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह मुज़ाकरात हुए। ये कुछ नयापन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नयापन ये है कि आप जब पीटीआई के लोग तय करके जाते हैं तो फिर वापस आते हैं कि साहब ने मना कर दिया। अब इसके कई मिसालें आपके पास हैं। आप अभी हालिया दिनों में 2-1 साल पहले मखदूम साहब ने, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, दूसरे लोग, हाँ, और असद कैसर वगैरह, ये सब मिलके गवर्नमेंट के पास गए थे। उन्हें इंतखाबी डेट मांगी थी और इनका प्रोग्राम था मई का, उनका प्रोग्राम था अक्टूबर का, तो दोनों ने आगे पीछे किया। कुछ 2 महीने पहले आया, कुछ 2 महीने ऊपर गए, बीच में आगे टाइम पर इत्तफाक हो गया और वो बहुत खुशी खुशी लेकर चले गए कि जी हमने बात कर ली है, हुकूमत असम्बली तोड़ देगी और इंतखाबात हो जाएंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर। वो वहाँ से डांट पड़ गई तो वापस आ गए वो। अरे ये कई बार हुआ ये ऐसा। और ये भी डी चौक के मामले में भी हुआ। कई बार मुज़ाकरात हुए, बैरिस्टर सैफ खुफिया दौरों पर जेल पहुँचे, उनको जहाज़ दिया गया, तमाम फैसिलिटी दी गई उनको, और उन्हें बातचीत की, तैयार हो गया, मालूम हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया बेगम साहिबा ने, तो डी चौक चले गए वो लोग। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो रिकॉर्ड तो ये है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है और फिर उसको वीटो कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता हुकूमत कितनी मुखलिस है इसमें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आने वाले बयानात बहुत अजीब व गरीब हैं। अजीब व गरीब उनके पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, लेकिन 9 मई के बगैर बात नहीं होगी। 9 मई पे माफ़ी मांगें, कोई मुतालबा ना करें, किसी की रिहाई का मुतालबा ना करें, बकौल उनके एनआरओ ना मांगें। लेकिन बेग साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तो मुतालबा है हुकूमत का भी और ये इदारों का भी मुतालबा है कि 9 मई को एक्सेप्ट किया जाए, उस पर माफ़ी मांगी जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बानी पीटीआई ने एक बार फिर से दोहराया कि 9 मई भी फॉल्स ऑपरेशन था। देखिए वो तो शुरू से ही बात कर रहे हैं, 9 मई के 10-11 दिन के बाद से ये बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि लोग वहीं जाएंगे ना जिन्होंने गिरफ्तार किया है। जुमला रिकॉर्ड पर है ये, लोग तो वहीं जाएंगे जिन्होंने गिरफ्तार किया है, यहाँ से गलबन केस शुरू होगा। तो पहले भी कह चुके हैं, वो अभी भी वही कह रहे हैं, वो अपनी बात पे कायम है। देखें अभी जो आखिरी मुलाकात हुई है उनके लीडरों से, उनकी उसमें डांट पड़ी है सबको। फवाद चौधरी साहब भी बताते हैं, मौजूद थे वो, दूसरे लोग बताते हैं कि बहुत ठीक ठाक डांट पड़ी है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अगर 9 मई के बाद ये एक स्टैंड ले लेते या फलां डेट के बाद तुम लोग स्टैंड ले लेते तो ये आज दिन देखना नसीब नहीं होते, तुम लोग की गलतियाँ वगैरह वगैरह, जो ज़ाहिर बड़ा भाई या बड़ा लीडर करता है छोटों के साथ हमारे मुल्क के अंदर, वो हुआ उनके साथ। लेकिन इसमें 2-3 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे जो वाकई मुज़ाकरात के लिए बहुत संजीदा हैं। बैरिस्टर गौहर, इसीलिए आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी फिर उसको ज़रा डिले किया गया, और ये भी मफाहमत के लिए मुस्बत इशारा तो है। देखिए मेरा ख्याल है ऐसी बात कोई नहीं है, डिले नहीं किया गया। शेख वकास का बयान आपके सामने है
कि अभी इसका बाकायदा ऐलान जो है वो बानी पीटीआई करेंगे कि डिले करना है नहीं करना। ऑफिशियली वो कहते हैं तहरीक जारी है हमारी, और अभी तक आज की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान था वो मौखर नहीं हुआ है, वो कहीं से मौखर नहीं हुआ है। वो शायद ये देखना चाह रहे हैं कितनी तरसलात ज़र कम होती हैं। अब सिविल नाफरमानी क्या होकर रह गई है? सिविल नाफरमानी मुल्क के अंदर नहीं है, अब वो कह रहे हैं बाहर वाले करें, जो बाहर लोग रह रहे हैं वो करें, मतलब टैक्स देते रहें आप, बिल देते रहें आप। हालांकि सिविल नाफरमानी टैक्स ना देना होता है। तो एनीवे, जाहिर है उनकी सियासत है, उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आते किसी ठोस बातचीत के, क्योंकि वो मुतालबा करेंगे मुकदमात की वापसी का, ये मना कर देंगे। वो 9 मई का मुतालबा करेंगे, ये मना कर देंगे। वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, वो मना कर देंगे। हलीमा खान बीबी ने बहुत वाजे कर दिया है कि हमारे 2 मुतालबात मंजूर कर लें तो हम सिविल नाफरमानी की तारीख वापस ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की तशवीश के हवाले से भी मैं चाहूँगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से फौजी अदालतों के फैसलों पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ी तनकीद सामने आ रही है, पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि ये फिर इससे असरअंदाज हो सकते हैं? बहुत से ऐसे वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ पाकिस्तान पर है। कैपिटल हिल वाला वाक़या हुआ, वहाँ पर कोई तनकीद नहीं करता, वहाँ पर सजाएँ दी गई। रिसेंटली हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मॉब निकल आए, उनको फ़ौरन सजाएँ दी गई, लेकिन वहाँ पर यूरोपीय यूनियन एक्टिव नहीं होता। सिर्फ ये तमाम जो चीजें लागू होती हैं ये सिर्फ पाकिस्तान पर ही लागू होती हैं, पाकिस्तान को ही प्रेशराइज कर सकती हैं। यार, इसराइल में इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पे यूरोपीय यूनियन ठंडे पेटों बैठी हुई है, बहुत आराम से। अमेरिका बहुत आराम से बैठा हुआ है अपने अपने गर्म कमरों में। बल्कि मिस्टर ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है नेतन्याहू से, यार जल्दी काम निपटाओ, कामयाबी करके खत्म करो इस केस को। बहुत वाज़ेह बात है ना। अच्छा, अब बचा क्या है वहाँ? खैर, वो हम कहीं और चले जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि सफाई का मौका दिया जाए यूरोपीय कन्वेंशन के मुताबिक, और वकील करने की परमिशन दी जाए, यूरोपीय कन्वेंशन ये कहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं भी रिकॉर्ड चेक कर रहा था कि ये सब बातें ICPR की प्रेस रिलीज में मौजूद हैं। ग़ालिबन इसी वजह से उन्होंने ख़ास तौर से डाली हैं, और आगे जाकर जो कहीं पर नहीं है, अपीलों की 2 अपीलें हैं। एक आर्मी चीफ से अपील है और एक अपील फिर अदालत में आ जाती है, सिविल कोर्ट में आ जाती है। पुलिस सिविल कोर्ट उसके बाद बात करती है कि जी केस चलता है बाकायदा, फिर सारे वकील आएंगे उसके अंदर, जितने वकील हैं। तो जो उनका डिमांड है कि सफाई का मौका दिया जाए, ट्रांसपेरेंट मौका दिया जाए, वो 3 जगह मिलेगा उनको। एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह वो जा सकते हैं बहुत तरीके से। और इवन ये कि आर्मी चीफ से भी अपील कर सकते हैं। 3 अपील हो गई है, तो ये तो है। लेकिन ये मसला ये नहीं है, ये आपका जुमला बात बिल्कुल सही है कि उनके 2 तरफा पॉलिसियाँ हैं, 2 तरफा पॉलिसियाँ हैं। गजा में जो वार क्राइम हुए हैं, जिनको एडमिट किया है ICC ने, जी, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। वहाँ कोई यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कोर्ट जो है वो आपका काम नहीं करती। मैं तस्लीम करता हूँ कि सिविल अदालतों में बात होनी चाहिए, सिविल कोर्ट्स में बात होनी चाहिए, लेकिन गजा में की बात किस पे करेंगे आप? बिल्कुल ऐसी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। हम कश्मीर की बात कर सकते हैं, हम गजा की बात कर सकते हैं, शाम में जो कुछ हो रहा है हम उस पर भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक सब दूसरी तरफ जो अमरीकी इल्जामात लगे उस पर दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल भी दिया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये जो दिफाई मौक़िफ़ है ये हम उसको वाज़ेह करने में कामयाब हुए हैं? पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर जिस तरह से तनकीद की गई है, जनूबी एशिया में ताकत का जो एक तवाज़ुन है उस पर कोई असर डलेगा? पाकिस्तान फिर अब अपने स्टांस पर कायम रहेगा? देखिए, बात यह है कि अमरीकी तर्जुमान जो बातें करते हैं वो ऊपर तक की पॉलिसी होती है, नो डाउट, वो नीचे की पॉलिसी नहीं होती है। मैंने पढ़ा था, एक स्टडी कर रहा था कि पहले एक नामालूम शख्स बयान देता है, गुमनाम शख्स, फिर एक दफ्तर खारजा का क्लर्क टाइप, सेक्शन ऑफिसर टाइप, असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी वो बयान देता है, फिर सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस बयान देता है, उसके बाद बात जाती है वाइट हाउस तक। ये प्रोसेस है उनका।
अब बात यह है कि मेरे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक जगह पर था, मैंने एंकर को मैंने कहा भाई आप इतने परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लें आप। भुट्टो साहब ने फैसला किया कि हम एटम बम बनाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान पर कितनी पाबंदियाँ लगी, आप अंदाज़ा लगा लें सिर्फ कि क्या हुआ होगा। दुनिया के हर यूरोपीय एयरपोर्ट पर, हर अमेरिकी एयरपोर्ट पर हर पाकिस्तानी की तलाशी ली जाती थी कि उससे बॉल बियरिंग अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, वो जब्त कर लिए जाते थे। स्टेपल की पिने, एनीथिंग ऑफ स्टील वो बंद कर दी जाती थी। कोई भी मशीन जो पाकिस्तान आ रही है वो बंद कर दी जाती। रेफ्रिजरेटर्स जी जो थे वो पकड़े गए कि ये एटमी सामान में इस्तेमाल होंगे, हो सकता है हुए हों, लेकिन पाकिस्तान कायम रहा। पाकिस्तान को के प्राइम मिनिस्टर को, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई सरकारी बैंक्वेट में कि हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। उसने कहा ठीक है, ओके फाइन गुड, लेकिन मेरे मुल्क का दिफा सिर्फ ये है कि मैं एटम बम बनाऊं, वरना ईस्ट पाकिस्तान एक और हो जाएगा। और बहुत सॉलिड वो था, और वो लड़े रहे, डटे रहे, वो फांसी चढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एटम बम बन चुका था जब वो गए। तो एटम बम बन चुका था। और अमेरिकी कोशिशें, यूरोपीय कोशिशें, इससे पहले अमेरिका ने दबाव डाला था फ्रांस पे कि आप एटमी प्रोसेसिंग प्लांट जो आप पाकिस्तान को बेच रहे हो वो वापस लो। और फ्रांस इतना सख्त प्रेशर था कि पाकिस्तान को वापस लेना पड़ा, फ्रांस को वापस लेना पड़ा वो सौदा। लेकिन पाकिस्तान अपना काम करता रहा, उसने अपने जरिए से इन्वेस्टमेंट किया, एटम बम बनाया। फिर लेकिन बेग साहब बिल्कुल आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया जिससे मना किया गया और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन वो जो ताल्लुकात, आपको लगता है कि सदमोरी आ जाती है, ताल्लुकात खराब हो सकते हैं सोशल मीडिया पर? मैं सिर्फ इसको क्लियर इसलिए करवाना आपसे चाह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको पता है एक मखसूस सियासी जमात, अब वो यही कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ ने डील कर ली, शहबाज शरीफ फिर नीचे लग गए, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग गई हैं, बानी पीटीआई के दौर में नहीं लगती रही हैं, जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए हैं। नहीं, मैं फिर जाऊंगा परसेप्शन पे कि परसेप्शन है ये। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि ऐसा कभी नहीं हो पाया, किसी ने कोशिश भी की तो वो नहीं कर पाया। भुट्टो साहब के बाद ये प्रोग्राम आया गुलाम इसाक के पास, गुलाम इसाक के ज़माने में ये प्लान चला गया फौज के पास। फौज इसकी गारंटर है, गार्जियन है, और किसी दौर में भी, इवन ज़िया-उल-हक के दौर में, जिसको हम बहुत बुरा भला कहते रहते हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बेनज़ीर ने मिसाइल बनाने शुरू किए। गौरी, मेरे डॉक्टर कदीर से मैंने इंटरव्यू किया था गौरी से पहले का, तो उनसे मैंने पूछा था कि जी अब तो एटम बम जहाज से गिराने का ज़माना ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास सामान है। तो बता गए थे, वो मेरी हेडलाइन 18-20 अखबार में छपी थी कि पाकिस्तान ने मिसाइल बना लिया है। तो वो उस ज़माने से चल रहा है मिसाइल। अब तो बहुत अपडेट, अब तो बहुत आगे हैं हम, हिंदुस्तान से बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। यहाँ जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे हमारे, ताल्लुकात पहले ही एक लो ग्रेड के ऊपर हैं। कितना जाएंगे नीचे, कितना? अब ट्रम्प साहब आएंगे, ट्रम्प साहब की अपनी पॉलिसी है, वो झगड़ा नहीं करना चाहते वो, लेकिन उनकी ज़बान बहुत तेज़ है, वो जो चाहें कहें। और जिस तरह ये ख्वाहिशात का इजहार करें दूसरे लोग, वो करते रहें, बहुत अच्छी बात है, पुरुम्मीद रहें। लेकिन अमेरिकी पॉलिसी क्या होती है दोस्त? अमेरिकी पॉलिसी पेंटागन होती है, अमेरिकी पॉलिसी उनके अपने मुफाद में होती है, मुल्क के मुफाद में होती है। अमेरिकी पॉलिसी किसी फ़र्द के मुफाद में नहीं होती। इंतखाबात कारपोरेट होते हैं, अमेरिकी पॉलिसी कारपोरेट नहीं होती, ये तय बात है। और तो मेरा ख्याल ये है कि किसी एक शख्स के लिए, दो शख्स के लिए, 3 शख्स के लिए कोई कुछ नहीं करता है। फिर जाऊंगा भुट्टो साहब की तरफ, 152 ममालिक ने मुतालबा किया था फांसी न दें, आप फांसी ना दें, तो फांसी दे दी गई। तो ये होता है दुनिया में, ताल्लुकात इस तरह ख़राब नहीं होते। ताल्लुकात हमारे सदमोरी का शिकार है। हमारी जो प्रेस्लर अमेंडमेंट से लेकर लोगर बिल तक, और उसके बाद हमारी इमदाद बंद होने तक, अभी इमदाद बंद है हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और अब देखना यह है कि जो हालिया वाक़यात हैं वो पाकिस्तान के सियासी, अदालती और दिफाई शोबों में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है और इस तारीखी फतह के साथ पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिसने जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर एक रोजा सीरीज में वाइट वॉश किया है। सीरीज का यह तीसरा मैच था जो जोहानिसबर्ग के वेंडर स्टेडियम में खेला गया और बारिश के बाद 47 ओवर्स फी इनिंग्स तक इसे महदूद कर दिया गया, जहां पाकिस्तान ने यह मैच 36 रन से जीत लिया। मैच में नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब की शानदार कारकर्दगी रही जिसने सभी को मुतासर किया, जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, बॉलिंग भी बड़ी अच्छे कर रहे हैं, अपनी फॉर्म को उन्होंने बरकरार रखा है और वो न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए हैं। दूसरी तरफ कौमी टीम के नौजवान जो बॉलर हैं सुफियान मुकीम, उन्होंने भी डेब्यू किया, अपना शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसी तरह हमने देखा कि जो जनूबी अफ्रीका की टीम है वो हदफ के ताकुब में मुश्किलात का उन्हें सामना रहा। हेनरिक क्लासन जारहाना इनिंग्स थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद भी मुकर्रर हदफ उनकी टीम हासिल नहीं कर सकी। तो ये जो सीरीज़ है इसकी कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक तारीखी लम्हा है बल्कि जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे और बैक टू बैक पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे में और अब साउथ अफ्रीका में। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया उस पर आपका क्या तबसरा है, खासतौर पर अगर साइम अयूब के हवाले से बात की जाए। बहुत से लोग तनकीद करते रहे, उनमें हम भी शामिल हैं कि साइम को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए, लेकिन मिलाकर साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल बुनियादों पर वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, ओपनिंग स्लॉट में हमें दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ सुफियान मुकीम भी हैं, तो इनकी परफॉर्मेंसेस को आप किस तरह से रेट करेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबको क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, नए हेड कोच आकिब जावेद को, नए कप्तान मोहम्मद रिजवान को और फिर टीम के हर प्लेयर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस पूरे टूर पर ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट को वनडे क्रिकेट की तरह खेला है। अगर आप देखें पिछले मैचों में भी एक हाफ 25 ओवर का जहां पे बुनियाद कायम की बाबर आजम, रिजवान और दूसरे प्लेयरों ने, और दूसरे 25 ओवर में सलमान आगा, इरफान, तैयब ताहिर, कामरान गुलाब, इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस से उन 25 ओवर में स्लॉगिंग की, अच्छा स्कोर, डबल स्कोर कर दिया। कल भी पहले 25 ओवर में 120 रन थे, अगले 22 ओवर में 188 रन बने हैं, जिसमें सलमान आगा का बड़ा जबरदस्त किरदार रहा। 28 तैयब ताहिर ने बनाए। तो इस तरह वनडे क्रिकेट खेलने से आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, 2002 के बाद पहली सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में आप, फिर साउथ अफ्रीका में आके आपने कमाल ही कर दिया। वहां कोई भी टीम आज तक साउथ अफ्रीका को उनकी ग्राउंड पर व्हाइट वॉश नहीं कर पाई। तो है टीम है जी। इंडिया ने एक दफा 5-1 जीती है सीरीज वहां पे, लेकिन व्हाइट वॉश यानी सारे के सारे मैच कभी भी नहीं जीते। और जोहानिसबर्ग जरा डिफरेंट ग्राउंड है, मुश्किल ग्राउंड है यहाँ पे डिफेंड करना, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बावजूद इसके कि हेनरिक क्लासन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बॉश ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच जीता और पूरी सीरीज जीती। तो क्रेडिट है पूरी टीम को। इसी तरह से वनडे क्रिकेट खेलते रहे, इसी तरह से T20 को अपना बेहतर बनाए। अब पाकिस्तान की टीम इस मैच से पहले 3rd नंबर पे थी ODI रैंकिंग में, यकीनन उसकी रैंकिंग मजीद बेहतर होगी। तो बहुत शानदार कारकर्दगी है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक है शाहिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की? ऑब्वियसली तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए गए। आपको लगता है दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? बिल्कुल, तकरीबन यही टीम होगी। इसमें मैं ये चाहूंगा कि अगर आप 2 प्लेयर और लेके आए, फखर हो गए, इमामुल हक हो गए, सऊद शकील हो गए, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएं और ग्रेजुअली उनको फिर टीम में भी डालें। कल देखें पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां की थी। तैयब ताहिर कल आए, सुफियान मुकीम कल आए, हसनैन आए, और जो प्लेयर बाहर गए थे जैसे हारिस रऊफ या इरफान, उनकी कोई आपको कमी महसूस नहीं हुई। उन तीनों प्लेयरों ने अपनी जगह आके बनाई। तैयब ताहिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने तो कमाल ही कर दिया। वो अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं, आज़ाद कश्मीर से, जहां से बहुत कम क्रिकेटर आते हैं, वहां से उनका ताल्लुक है। वो जब अपने जगह पे जाएंगे, अपने गांव, अपने आज़ाद कश्मीर में जाएंगे, तो उन लोगों को, लड़कों को इंस्पिरेशन होगी और वहां से और भी क्रिकेटर निकलेंगे। तो पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह टीमें अच्छा प्रोग्रेस करती हैं कि उनके पास रिजर्व खिलाड़ी, बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो।
ठीक है। अच्छा शायद साहब ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती आई, पिछले कुछ अरसे भी हमने देखा जब भी यहाँ पर टीम्स आई हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो टेस्ट सीरीज थी, सो इज अ बिग डिफरेंस। आप क्या समझते हैं कि अब जब वापसी होती है टीम की तो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस इनकी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, हमारी अपनी पिचेस के साथ हमारी हम आहंगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमें टेस्ट सीरीज़ हरा कर चली गई थी, उन्होंने जो कंडीशंस थी उनको जज कर लिया था, कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया था, हम नहीं कर पाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होनी है, बहुत से ऐसे मैचेस हैं पाकिस्तानी टीम के जिन्होंने पाकिस्तान में ही खेलने हैं सिवाय इंडिया के मैच के, तो हमें यहां पर भी बड़ी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तीनों ममालिक में जाके हम बड़े जबरदस्त तरीके से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, जिम्बाब्वे में भी, साउथ अफ्रीका में भी। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम भूल गए थे कि हमें होम कंडीशन में किस तरह खेलना चाहिए। हम फ्लैट पिचेस बनाकर दूसरों को ज्यादा मौका दे रहे थे। फिर हमने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी गलत हिकमत अमली इख्तियार की, हमने स्पिनर नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में, जबकि स्पिनर से हम हमेशा अपनी सीरीज जीतते रहे। हाँ, 2-3 ऐसी टीमें होती हैं जो स्पिनर्स में बहुत मजबूत होती हैं, उनके साथ आप स्पिनर पे ना खेलें। लेकिन फिर इस क्रिकेट बोर्ड ने जब बांग्लादेश से 2-0 हारे, इंग्लैंड से पहला टेस्ट 1 इनिंग और 47 रन से हारे, तो उसने एकदम से तब्दीलियां की और वो तब्दीलियां पाकिस्तान टीम को रास आ गई। सिलेक्शन कमेटी में और बेहतरी आई, फिर आकिब जावेद आए, उन्होंने अलीम डार आए, उन्होंने यूज पिच इस्तेमाल की और स्पिनर्स को लेके आए। स्पिनर्स को लेके आकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड से दोनों टेस्ट मैच जीते। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी होम कंडीशन में हमारे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। अब जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे हमें पता होना चाहिए हमारे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। वनडे की टीम बेहतर हुई है और अल्लाह करे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में और भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए, इंडिया को दुबई में जाके हराए, ताकि वो जो हाइब्रिड मॉडल करते रहे उनको हाइब्रिड मॉडल रास ना आए और पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि इंडिया को जाके हम यूएई में खेलें, उनको हराएं भी, ये जो न्यूट्रल वेन्यू की सिलेक्शन हुई है इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारी आपसे बात नहीं हो सकी थी, बहुत से हमने लोगों से बात की, लोगों की डिफरेंट आ रहा है इस बारे में भी, पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ा मायूसकुन फैसला है। मायूसकुन तो है, जाहिर है, लेकिन अब आप इंडिया के खिलाफ क्या करें? इंडिया की माइट है, उनकी ताकत है, उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे से क्रिकेट चलाते हैं और इसीलिए आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसके बारे में 2011 में भी एक रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी, रिव्यू करवाया था कि एक ही मुल्क से पैसा आना, 3 बड़े मुल्क इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट चलाएं, ये जरा खतरनाक है। लेकिन उस रिपोर्ट पे इतना अमल दरामद नहीं हुआ। तो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो वर्ल्ड के बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान को चाहिए लॉबिंग करे कि एक ही मुल्क से पैसा आना बहुत खतरनाक है, वो अपनी मनमानी करता है। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे कर लिया ये टूर्नामेंट, जबकि हमने जाकर 2016 में भी खेला, 2024 में भी जाके, 23 में भी जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेला। तो हमें अपनी टीम को बेहतर करना होगा, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा ताकि लोग हमारे यहाँ आकर खेलें। हमारी सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है और इंशाल्लाह अगली दफा जब भी ऐसा कोई चीज होगी तो पूरा टूर्नामेंट हमारा होगा, हमारे यहाँ ही होगा। यूएई ठीक है, इसलिए कि जब इंडिया नहीं माना तो आपको एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए था जहां पे बड़ी तादाद में पाकिस्तान और भारत के शायकीन आए, मैच देखें। कोलंबो होता तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मायूसी यूं होती कि वहां कोलंबो में इतने पाकिस्तानी और भारतीय तमाशाई नहीं रहते। भारतीय तमाशाइयों के पास तो बड़ा पैसा होता है, वो कहीं से भी फ्लाई करके कोलंबो पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग दुबई और अबू धाबी में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, वो उस मैच में जाकर पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, रिजवान की कैप्टनसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? नो डाउट वनडे टीम में वो तो सवाल नहीं उठता, लेकिन स्टिल आपको लगता है कहाँ अभी उन्हें भी ज़रूरत है? जिस तरह से बार बार वो कहते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर अभी कमी है या कहाँ मजीद मौके उनके पास मौजूद हैं? देर आए दुरुस्त आए, उनको देर से कप्तान बनाया। अगर उनको 1 साल पहले बनाते तो हमारी टीम ना तो T20 में इतना नीचे जाती, ना हम 2023 के वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होते। बहुत अच्छे कप्तान हैं, वो फाइटर हैं, वो थोड़ा सा स्कोर देखते हैं तो वो अपने कंधे नहीं ड्रॉप कर देते। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो पहला मैच पाकिस्तान ने मेलबर्न में खेला वनडे, 203 रन पाकिस्तान को दिफा करने थे। उन्होंने नाको चने चबवा दी ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत टीम को और बड़ी मुश्किल से वो 2 विकेटों से जीते। अगर कोई और कप्तान होता तो 203 रन का बोर्ड पे टोटल देखकर ही उसके कंधे ड्रॉप हो जाते। वो कहता नहीं अब तो हम नहीं जीत सकते। रिजवान एक फाइटर है और सबसे बड़ा उसकी जो क्वालिटी है उसका ईमान है। उसका ईमान अल्लाह ताला पे
उसका ईमान अपनी टीम की एफर्ट पर, उसका जो फेथ है अपने प्लेयरों पर, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं उसे मिस्टर फेथ कहता हूं पाकिस्तान का। और उन्होंने इन तीनों दौरों में बड़ी जबरदस्त कप्तानी की। जिम्बाब्वे में भी एक सीरीज में वो थे, ऑस्ट्रेलिया में दोनों सीरीज में, यहाँ दोनों सीरीज में, और इंशाल्लाह वो अपनी कप्तानी बतदरीज बेहतर करेंगे। एक आध जगह जरा खामी नजर आई कि जैसे एक T20 में अबरार ने शुरू में आउट कर लिए थे, तो दूसरे T20 में अबरार को शुरू में बॉलिंग नहीं दी। ये सारी चीजें वो जब एनालाइज करेंगे, उनको कोचिंग स्टाफ बताएगा, उनको आकिब जावेद बड़े अच्छे कोच हैं वो बताएंगे, दूसरा कोचिंग स्टाफ बताएगा, तो यकीनन बेहतरी आएगी। और हर चीज में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैप्टनसी के हवाले से तो आपने अपनी राय दे दी। बीइंग अ बैट्समैन आप किस तरह से देख रहे हैं? डॉट बॉल्स खेलने की वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है कि आकर स्कोर बहुत स्लो हो जाता है, पावर प्ले हमारा बहुत बार ज़ाया होता है। साथ ही बाबर पर भी कमेंट कर दीजिएगा, उनकी फॉर्म भी हम देख रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। क्योंकि बहुत से लोग, इवन इंडिया में भी मैंने देखा, उनके जो एनालिस्ट बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बाबर की जो इनिंग्स है, अगर बाबर अच्छा खेल जाते हैं, बहुत से मैचेस में अभी भी हुआ, कल के मैच में भी हुआ, पहले भी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता, बाबर की जो वहां पर जो रन्स थे, उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को बहुत फायदा हुआ। बाबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल ऐसा ही है। आप T20 में तो थोड़ी तनकीद कर सकते हैं उनके स्ट्राइक रेट पे, लेकिन वनडे में इसलिए नहीं कर सकते कि वनडे में ऊपर आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर बाबर आजम और रिजवान की दूसरे मैच में 115 रन की पार्टनरशिप, कल रिजवान और साइम की पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप अगर ना हो तो आपको स्टेबिलिटी ना आए और टीम 30 या 32-35 ओवर में पूरी आउट हो जाए। तो बाबर आजम ने कल भी बहुत अच्छी बैटिंग की, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। बाबर और रिजवान खुद अपनी कारकर्दगी को एनालाइज करेंगे, बड़े प्लेयर हैं, बड़े परफॉर्मर हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम थोड़ा बहुत स्लो खेलते हैं, T20 में हमें अपना स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर लेके जाना है और वनडे में थोड़ा सा बेहतर करना है। लेकिन उन्होंने तीनों मैचों में जो इनिंग्स खेली हैं, खुसूसन दूसरे मैच में बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, उसने पाकिस्तान को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया, जहां से पाकिस्तान ने फिर आगे जाके 300 रन बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, एंड दिस द फर्स्ट टाइम कि किसी भी टीम ने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर वहां पर जाकर वाइट वॉश किया है। और ज़बरदस्त कारकर्दगी, जिस तरह से शाहिद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी है। और उम्मीद यही करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का भी जो सिलसिला है पाकिस्तान का, वो मजीद बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगी और जो वनडे में पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान इन रीसेंट टूर्स में ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर हराया, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की रही है। जिम्बाब्वे को हरा कर आ रहे हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी हरा चुके हैं। तो पाकिस्तान टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, शादी का दिन हर किसी के लिए ज़िंदगी का ख़ास दिन होता है, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो महंगाई के बायस शादी के जो अखराजात हैं उनको कम करना भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और इन अखराजात में सबसे बड़ा खर्चा दुल्हन के जोड़े को भी तस्वुर किया जाता है। दूल्हे और दुल्हन के लिबास के बारे में बात की जाए, एक बहुत बड़ा खर्च होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप पुराने कपड़ों को भी दोबारा जदीद और मुनफरिद अंदाज में डिज़ाइन कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी बात पर मज़ीद भी बात करेंगे कि बजट में रहते हुए किस तरह से खूबसूरत और जदीद लिबास भी तैयार किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फैशन डिज़ाइनर शमा खुर्रम साहिबा, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शमा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है और कब से ये जो रुझान है, ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है? अच्छा, आई थिंक जैसे इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, जैसे आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ न्यू जोड़ा। और आजकल जो शादी के जोड़े होते हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं, तो ज़्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हम ओल्ड जोड़ों को, यानी कि अपनी अम्मी का शरारा या लहंगा, उसको रीडिज़ाइन कर लें। ठीक है। अगर तो मटेरियल इस काबिल नहीं है कि पहना जा सके तो उसी की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको पैच वर्क कर लेते हैं। ठीक है। तो इससे भी बचत हो जाती है। इसके अलावा आप शरारा अगर अच्छी कंडीशन में है, शर्ट अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लाइक आप दुपट्टा नया बनवा लें, शर्ट नई बनवा लें और शरारा और लहंगा पुराना पहन लें, तो इस तरह से भी कॉस्ट इफेक्टिव फिर हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मोस्टली जो हमने देखा मीडिया में या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, उन्होंने अपनी स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए ये किया कि अपनी मदर का या अपनी ग्रैंड मदर का उन्होंने शरारा, लहंगा, व्हाटएवर इट वाज, तो उन्होंने उसको
मतलब दोबारा से रीयूज कर लिया, उसमें मॉडिफिकेशंस कर ली और एक एलिगेंस शो करने के लिए। बिल्कुल, इससे आपके इमोशंस भी अटैच्ड रहते हैं। ऑब्वियसली आपने अपनी अम्मी का या अपनी दादी या नानी का जोड़ा पहना हो तो वो ना लड़कियां प्रेफर करती हैं कि एक किसी फंक्शन के अंदर, लाइक अगर निकाह है या कोई माइयों है, तो आप अपना कोई पुराना अम्मी का आपकी एक अटैचमेंट होती है और इट्स सच अ बिग डे, तो उस बड़े दिन में आपका दिल चाहता है कि अपनी नानी या अम्मी का कोई जोड़ा जो है वो आप पहन सकें। तो आई थिंक ये बेहतर आइडिया है। ठीक है, और इसी तरह ज्वेलरी को लेकर भी किया जाता है क्योंकि वो भी एक बड़ी कॉस्ट है। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं आज के रेट पर गोल्ड बनवाना तो वो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन पुराने गोल्ड को भी देते हैं तो उसमें से भी कुछ ना कुछ ज्वेलर्स फिर वो मैनेज कर लेते हैं, तो आपको महंगा ही पड़ता है। आपको पता ही है, जैसे हमारा कल्चरल नॉर्म है कि जब जिस घर में बेटी होती है तो माओं का और बाप का ये एक माइंडसेट होता है कि हम ना ज्वेलरी सेव करना शुरू कर दें। बिल्कुल, वो अम्मियां बनाती भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि ये मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो आपका कह सकते हैं हेयरलूम हो जाता है कि आपकी अम्मी से, आपकी दादी से, आपकी अम्मी से फिर आपके पास आता है और आप फिर अपने आगे जनरेशन के लिए जो है वो सेव कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट आइडिया एंड देयर इज नो शेम इन दैट इफ यू आर यूजिंग योर मदर्स ज्वेलरी और योर मदर्स ड्रेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट एज फार एज इट इज लुकिंग नाइस एंड इट गोज विद योर स्टाइल, देन आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को देखें ये अंदाजा नहीं होता। हमने इसीलिए आपको शो पे बुलाया कि आप ये गाइड करें, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है, किसी को कोई चीज सूट कर रही है, नहीं कर रही है। कैसे उनको दोबारा से यूटिलाइज करने के लिए उनको मतलब चेंज इस तरह से किया जाए कि मॉडर्न टच भी आ जाए, जो कि मुश्किल काम है और खुद से करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल। एग्जैक्टली, थोड़ा सा खुद से करना मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर यूनिट नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी डिजाइनर के पास जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ब्राइड आती है तो मैं पहले ऑनेस्टली उनसे ये पूछती हूँ कि कोई आपके पास आपकी मदर का कोई लहंगा या कोई ओल्ड उनकी शादी का जोड़ा अवेलेबल है तो आप लेके आइए, हम उसको रीयूज कर लेते हैं। इससे आपकी भी बचत हो जाएगी, आपके पे भी बोझ कम पड़ेगा और वो बेहतर भी लगेगा। तो ऑब्वियसली आपको अपनी बॉडी देखनी पड़ती है, बॉडी शेप देखनी पड़ती है, स्टाइल देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप दुपट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं पुराना, उसके साथ नया जोड़ा बनवा सकते हैं। आप इवन डाई भी करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइट कलर्स के जोड़े थे आपकी मदर के या ग्रैंड मदर के, तो उनको आप डाई करवा के रीयूज कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बेहतर लुक लगती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता एज फार एज। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ, पुराने वक्तों का काम जो था वो बहुत खूबसूरत काम होता है और उसमें एक यूनिकनेस जो है बिल्कुल वो बहुत रहती है। जैसे कि अगर आजकल के जो काम देखें तो वो उनका रंग फेड होना स्टार्ट हो जाता है या काम खुलना शुरू हो जाता है। ये बहुत से इश्यूज होते हैं क्योंकि हम भी फैमिली में ये चीजें देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ लोगों को ये ना लगे कि मेरा लहंगों का काम है तो वो देखते हैं हम कि जो पुराना काम था वो शायद ज्यादा मटेरियल अच्छा था या कारीगर बहुत अच्छे थे, उसको बड़ी नफासत से करते थे। टाइम भी थोड़ा स्लो था प्रोबेबली, तो लोग ज्यादा ध्यान देते थे एक चीज को बनाने के लिए। आजकल टाइम बहुत फास्ट पेस्ड है, लोगों के पास इतना ज्यादा, आई थिंक कारीगरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। बहुत है जब सीजन शुरू हो जाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हो जाते हैं, इनके नखरे देखने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि आपको बजट में रहना है। अगर आप नया लहंगा भी लेने जा रहे हैं, किसी आम मार्केट में भी चले जाते हैं तो आपको 4-5 लाख रुपए बहुत, मैं आई गेस मैं कम ही बता रहा हूँ। और अगर किसी डिजाइनर के पास आप जा रहे हैं देन मिलियन प्लस आई गेस। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि डिजाइनर्स ही आपको बेस्ट एक चीज जो है प्रोवाइड कर सके। आप अपना भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी जो है अच्छे बाजार से कोई लहंगा वगैरह जो है रेडीमेड जो लहंगे मिलते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, आप वो लेके और उनका काम कट करके आप पैच वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप बेहतरीन मटेरियल ले लें, प्योर मटेरियल ले लें और उसके ऊपर अगर आप पैच वर्क करेंगे तो उसकी जो एक लुक है, उसकी जो एक फील है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो उससे भी कॉस्ट थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। तो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन हैव अ गुड जोड़ा। आपको खूबसूरती भी आ जाएगी, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और आपका जो है वो बिग डे में आप स्टैंड आउट भी करेंगे। स्टैंड आउट करते हैं, बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को होता है कि हम जरा डिफरेंट लगे, और जिस तरह से आपने भी ये बात की है कि आप अपने तौर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप नहीं समझती कि अब जैसे सोशल मीडिया आ गया है, एवरीथिंग इज ऑन योर फोन, आप सिर्फ आइडियाज दिखाते हैं तो पिंटरेस्ट आपको कितने आइडियाज देता है, मिलियन आइडियाज दे देता है। तो वहां से लोग अपनी इंस्पिरेशन को भी कर सकते हैं। एआई कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो डिजाइनर्स का काम भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉन डिजाइनर हैं और फिर बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन वो बना लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पिंटरेस्ट पर आपके पास बहुत ज्यादा डिजाइन आ जाते हैं। अगर आप कुछ भी उस पर सर्च करें तो आपको सब कॉन्टिनेंट का डिजाइन वो बता देगा कि बहुत, हाँ एग्जैक्टली, बहुत वैरायटी आ जाएगी। फिर थोड़ा सा आप अपनी क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल करके एक अच्छा जोड़ा बना सकते हैं। आप किसी भी डिजाइनर के पास अपना आइडिया ले जाएं, वो आपका आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो मटेरियलाइज कर देंगे आपका आइडिया। सो आई थिंक इसमें कोई इतनी बिग डील नहीं होती।
और मेरे ख्याल में एक और चीज़ ये है कि मिनिमम जो रख के आप कपड़ा पहने और उसको ज़रा अच्छा तरीके से करें, एम्बेलिशमेंट ज़्यादा कर लें, आप ज्वेलरी से इन्हांस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़े हैं, येस डेफिनेटली फॉर अ न्यू ब्राइड अटैचमेंट है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, लेकिन लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं जब शादी हो रही होती है, उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि ये जोड़े जो है बाद में संदूक में चले जाएंगे, पड़े रहेंगे। आपका साइज चेंज हो जाता है, आपके फिर आगे कोई ऐसे फंक्शंस बड़े चेंज हो गया तो फिर उसको किसी ने पहनना नहीं है। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी रादर देन इन, हालांकि मैं फैशन डिजाइनर हूं, स्टिल आप ये बात कह रही हैं, बड़ी बात है एग्जैक्टली, बट आई रियली प्रेफर कि गर्ल्स जो है ना इस चीज में अपने आप को थोड़ा सा देखें कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट ज्यादा करना है। तो ज्वेलरी में अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग है ज्यादा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर बिग डे एंड यू आर वेरी इमोशनल एंड यू वांट टू लुक बेस्ट, तो वो लड़कियां वो फिर सोचते नहीं है। अच्छा, तो ये शमा साहिबा सिर्फ रेड कलर ही क्यों? ये एक बार बार मैंने देखा कि हर किसी की कोशिश है रेड कलर, इसकी मेन रीजन क्या है? सेफेस्ट है इसलिए? नहीं, एक्चुअली अभी तो है ना जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, नाउ गर्ल्स आर मूविंग टुवर्ड्स पेस्टल्स, टुवर्ड्स गोल्ड्स एंड आइवरीज। अब रेड के ऊपर थोड़ा सा रुझान कब हो गया हुआ है, लेकिन रेड इज स्टिल फॉर द बिग डे कलर। वो होता है कि आपकी जो है शादी बारात का कलर रेड ही होता है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। होता ये कि जो लड़कियां हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं और लड़के भी, वो आपके सेलिब्रिटी से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। वो सेलिब्रिटी की शादियां फॉलो कर रहे होते हैं, उनसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। हमारे कल्चर में हमारे पड़ोसी मुल्क का बहुत जो है ना इन्फ्लुएंस है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी अपनी जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी अगर आप देख लें, माहिरा खान ने अपनी शादी पे तकरीबन हर कलर का जोड़ा पहना था। देयर वर सो मेनी फंक्शंस। तो लड़कियों का दिल होता है कि हम भी वैसा दिखें, बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक एक्सपेरिमेंट भी करें, और वो एक लेकिन उनके लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है, हर डिजाइनर उनका जानने वाला है, बिल्कुल, तो दे कैन ट्राई। और मतलब वो पहले ही इतना ज्यादा वो जोड़े पहन चुके हैं कि उन्हें अंदाजा हो जाता है कौन सा कलर हम पे सूट करेगा। बट लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की, जिनकी शादी हो रही है, जिनका इस तरह का एक्सपोजर नहीं है जो माहिरा के पास है या जो दीपिका के पास है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए शायद वो कहती हैं कि चलें रेड से ही काम चलाएं, एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन रेड एक्चुअली आपको ये भी पता है कि आजकल अगेन हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना कि लोग जो है ना फंक्शंस भी जो है श्रिंक कर रहे हैं। पहले आपको याद होता था कि बारात, मेहंदी और वलीमा, अब क्या ट्रेंड आ गया है शेंदी का, ढोलक मायूं, मतलब कैंसिल हो रहे होता था, अब वो शेंदी उन्होंने कर दिया है। अब आपने देखा होगा शेंदी का ज्यादा ट्रेंड है, तो उसमें लड़कियां प्रेफर करती है कि मेहंदी का फ्लेवर भी आ जाए और बारात का भी फ्लेवर आ जाए, तो वो रेड की टोन्स में, थोड़ा ब्राइट कलर की टोन्स में जो है वो ज्यादा प्रेफर करती हैं कि चली जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड आपने शायद नोट भी किया होगा कि डे वेडिंग का ट्रेंड आ गया है। तो बहुत सा डे वेडिंग का जो ट्रेंड है उसमें जो ब्राइड्स होती हैं, न्यूली ब्राइड्स होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि पेस्टल कलर्स हो, आइवरीज, गोल्ड्स, उसमें वो रेड नहीं प्रेफर करती, नहीं डे टाइम। तो वो कहती हैं कि पिंक्स की टोन हो, ब्लूज की टोन या आइवरी कलर हो, तो वो यस एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे भी आपने इंडिया की बात की है, बहुत ज्यादा क्रेज है यहाँ पर भी कि वहाँ का जो कपड़ा है, वहाँ का जो काम है, लखनऊ जो भी वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो ये ट्रेंड कितना कुछ डिफरेंट है या कितना सिमिलर है? बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनका क्रेज़ है कि जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनके काम को भी पसंद करते हैं, इवन कॉपी भी करते हैं। तो इस क्या डिफरेंस क्या है अक्रॉस द बॉर्डर? एक्चुअली ये बात वैसी है कि अगर जैसे दूर की जो चीज़ होती है ना, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जब आपके पास आ जाती है तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ये लाइन सेम है। सिंस हमारा और उनका कल्चर बहुत सिमिलर है, यू नो, व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज, व्हेन इट कम्स टू द ड्रेसिंग सेंस, व्हेन इट कम्स टू द फूड, सो वी आर वेरी सिमिलर टू इंडियन पीपल। तो इसी तरह हमारा काम और उनका काम मिलता जुलता है, बट एक होता है कि अट्रैक्शन है कि जी इंडियन जोड़ा पहनना है। बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप कर ली, ये भी हम कह सकते हैं, एज पर देयर पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी 150 करोड़ की आबादी है, तो वहां पर जो काम का स्टैंडर्ड है या वहां पर काम की जो क्वांटिटी है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारी कम है। हमारे एक ऑब्वियसली हमारे यहाँ थोड़ा सा परचेजिंग पावर भी कम है और वहाँ पे परचेजिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में भी हम थोड़ा सा उनसे वी आर लिटिल बिट यू कैन से बिहाइंड देम, बट हमारा काम और उनका बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो पाकिस्तानी डिजाइनर्स के कपड़े पहन के बहुत से प्रीमियर्स पर हमने देखा। बिल्कुल, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो डिजाइनर्स ने हमारे, बल्कि इनफैक्ट हमारे डिजाइनर को वहाँ पर प्रमोट हुआ है, वो इकबाल हुसैन, हमारे बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री का, और वहाँ पे करीना कपूर ने, शी वॉज वेयरिंग इकबाल हुसैन
मेंस ड्रेस। तो ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि आपका एक्सचेंज हो रहा है दोनों कंट्रीज के अंदर, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ का जो कपड़ा है वो मोर एंड लेस हमारे जैसा ही कपड़ा है, कोई इसमें इतना खास फर्क नहीं है। आपका शेफोन ले लीजिए, आप चिकनकारी ले लीजिए, ये सारे कपड़े हमारे और उनके मिलते जुलते हैं, और उनको भी हमारे कपड़े की ज्यादा अट्रैक्शन होती है कि पाकिस्तानी जोड़ा, पाकिस्तानी ड्रेस, वो उनको भी ज्यादा अट्रैक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों ने अपने बजट में रहकर लहंगे को रेडी करवाना है अपनी शादी का जो उनका मेन इवेंट है, उस पर आपको क्या लग रहा है, अगर 3-4 लाख का एक लहंगा आ रहा है और वो अपनी मदर का या ग्रैंड मदर का लहंगा निकालती हैं, उसको इस काबिल बनाती हैं कि दोबारा से पहना जा सके, उसमें ऑल्ट्रेशन हो, उसमें मॉडिफिकेशन हो, तो कितना को बजट अंदाजन के कितने को पैसे उनके लग जाएंगे कि हम नाज़रीन को बता सकें कि वो भी ये कर सकते हैं? अच्छा, ऑनेस्टली आपको मैं एक फेयर डील बता देती हूँ कि देखिए, जो भी डिज़ाइनर होगा, जो भी स्टार्टिंग डिज़ाइनर, अगर आप अपना जोड़ा भी लेके आते हैं तो आप ये माइंड में कॉस्ट रखें कि आपकी 2 से 2.5 लाख से कम नहीं बनेगा कोई भी जोड़ा। इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग योर ओन लहंगा, कि आप अपनी अम्मी का लहंगा ला रहे हैं और उसके बाद आपने उसको रिवैम्प करना है, आपने उसके साथ नया दुपट्टा बनवाना है, नई शर्ट बनवानी है, तो लाइक मिनिमम जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपया है स्टिल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है ऑब्वियसली लोगों के लिए, बट स्टिल जो आप मार्केट में रेट्स हो चुके हैं, अगर हम डिजाइनर्स के पास जाते हैं, उनके प्राइसेस देखते हैं, तो मेरा ख्याल है ये फिर बहुत ज्यादा उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। और उसके अलावा देखिए, ये एक बड़ी फेयर प्राइस है। लाइक अगर स्टार्टिंग हम देखें, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। यू कांट से कि आप फ्री ले लीजिए, और आपने कारीगर वगैरह को भी देना है, आपने अपनी बाकी कॉस्ट वगैरह भी, एग्जैक्टली ओवरहेड्स वगैरह तो करनी। तो आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस, इट्स नॉट टू मच। और अगर आपने अगेन, अगर आप ये भी आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप फिर मटेरियल के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। लेकिन अगर मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर वो लुक और फील नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैशन डिज़ाइनर शमा खुर्रम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और उम्मीद करते हैं जो भी हमने बातें की हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि लोग अब बजट के हवाले से हम देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने की हैं, जो राय थी शमा साहिबा की और जो एडवाइस वो करती है आपको दिखाई दे रही हैं कि हमें इस तरह से बजट को मैनेज कर सकते हैं और आप अच्छा जोड़ा भी अपने शादी के दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और संगीन वाक़या आपके साथ शेयर करते चलें जो खैबर पख्तूनख्वा के शोरशज़दा ज़िला कुरम के शहर पारा चनार में पेश आया है। यहाँ मुसलसल रास्तों की बंदिश है और अद्वियात की शदीद किल्लत की वजह से 50 से ज़ायद मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अमवात इन हालात का शाखसाना है जहाँ तिब्बी सहूलतों की फराहमी में संगीन मुश्किलात का सामना है। पारा चनार के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मौजूद माहिर इत्तफाल डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने सूरत-ए-हाल की तफसील बताते हुए कहा कि अद्वियात की जो कमी है और तिब्बी आलात की अदम मौजूदगी ने सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और हरारती आलात की कमी की वजह से बच्चों की हालत ख़राब होती गई और वो जान की बाजी हार गए। समाजी रहनुमा फैसल ईदी भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पारा चनार के अस्पतालों में 50 से ज़ायद बच्चे इलाज की मुनासिब सहूलत न होने की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। इस दौरान ईदी फाउंडेशन ने कुरम से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 45 अफराद को पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया। ताहम जो 3 अफराद हैं उनकी हालत ख़राब होने के बाद उन्हें वापस कुरम भेजा गया। सूबाई असम्बली के रुकन अली हादी इरफानी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रास्तों को खोला जाए ताकि इलाके में जो मामूलात ज़िंदगी है वो बहाल हो सकें। सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से भी हम देख रहे हैं कि पारा चनार जाने वाली जो सड़कें हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से खुराक की अगर हम बात कर लें या अद्वियात को अगर देख लें तो उसकी कमी में मज़ीद इजाफा हो गया है। और ये वाक़या महज एक सानहा नहीं है बल्कि इस बात की भी गमाजी है कि हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जब हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की बात करते हैं तो वहाँ पर रसाई नहीं है। ये एक संगीन मसला बन चुका है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसीलिए स्पेसिफिकली सूरत हाल को भी डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं कि पारा चनार की जो आवाम है वो इस संगीन बहरान से इस वक्त दो चार हमें दिखाई दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर मज़ीद भी बात करें, वहाँ से डिटेल्स लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत बड़ा नंबर है और यकीनी तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल है। रास्तों की बंदिश की वजह से, अद्वियात की कमी की वजह से 50 बच्चे इस वक्त दुनिया
दुनिया से जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अच्छा इकदाम है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया है, जहां वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला कुरम के अवाम के लिए दवाओं और ज़रूरी सामान समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें भेजी गई हैं। 41 आइटम्स की दूसरी खेप भी वहाँ पर रवाना कर दी गई है और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छा स्टेप है, अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब की तरफ से लिया गया। एक खेप में इंसुलिन है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, जान बचाने वाली दवाइयाँ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने मज़ीद 5 इमदादी जो ट्रक हैं वो भी फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत कर दी हैं। तो इस तरह की जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कुछ अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया है और उनकी जान बचाने की कोशिश भी की जा रही है। समाजी रहनुमा फैसल ईदी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, दीगर इदारे भी मदद कर रहे हैं और इस मुकम्मल तौर पर वहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि इलाके की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी लाई जा सके, वहाँ पर मामलात बेहतर किए जा सकें। क्योंकि कुरम में गुज़श्ता माह ये हुआ था, जो मुसल्लह तसादुम था उसके नतीजे में होने वाली अमवात वहाँ पर हुई, जिसके बाद सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट हुई, जिसकी वजह से रास्ते अभी बंद हैं और सिचुएशन इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अभी हम देख रहे हैं कि 50 बच्चे जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहाँ पर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से भी हेल्प की जा रही है और ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत भी इस मामले को देख रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मौसम की बदलती सूरत हाल हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब सर्दियों की शिद्दत हो, बारिश या बर्फबारी की पेश गोई हो और बारिश हो भी चुकी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सर्द और खुश्क मौसम के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई भी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हो रही है। महकमा मौसमियात ने हालिया पेश गोई में हमें बताया कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। तमाम पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर हल्की बारिश भी है, बर्फबारी की तवक्को भी की गई है, जो इलाकों की खूबसूरती को मजीद निखार देती है, जिसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें एहतियात करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर कुछ ऐसी वीडियोस हमने अनफॉर्चुनेट वीडियोस देखी हैं जहां पर बहुत सी गाड़ियां स्लिप होती दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोगों को फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रैवल करने लगें तो आप महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरी है वो जारी होती है तमाम इलाकों के हवाले से, उस पर ज़रूर नज़र रखें। इसी तरह शुमाली इलाकों की अगर बात करें, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा कुछ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में धुंध और स्मोक छाए रहने का खदशा भी है। तो ये सूरत हाल न सिर्फ ट्रांसपोर्ट और सफरी मनसूबाबंदी को मुतासर करती है बल्कि हमारी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकती है। ख़ास तौर पर जो सांस के अमराज में मुब्तला अफराद हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अस्थमा पेशेंट जो हैं उन्हें चाहिए वो बड़े केयरफुल रहें। इस्लामाबाद की बात करें, उसके गिरदनवा की अगर बात करें तो मतला जुज़वी बरअलौद रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई भी की गई है, जो सर्दी की शिद्दत को बढ़ा सकती है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बारिश हो चुकी है और बारिश होने का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क ही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त शदीद सर्दी ही रहेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने जो बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की, आज हमने देखा कि बारिश भी शुरू हो चुकी है, कितने दिन तक ये स्पेल चल सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो ब्रीफ सा स्पेल है, आज के दिन का ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा शाम तक मेरे ख्याल में। और वो बुनियादी तौर पे जो इंडियन साइड पे कुछ इलाकों में, इंडिया के जो शुमाली बस्ती और शुमाली इलाके हैं हमारे लाहौर और उसके ईस्ट में, तो उन एरियाज़ में बारिश का कुछ एक था स्पेल और सिलसिला, तो वही एक्सटेंशन उसी के बादलों की इस तरफ हमारी तरफ भी हुई है, तो जिसके बायस कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं हल्की सी बारिश हुई है। तो शाम तक इन इलाकों में यानी लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, फिर ऊपर गुजरात, गुजरांवाला वगैरह और उन इलाकों में, और फिर नीचे साहिवाल वगैरह तक, और हो सकता है जनूबी पंजाब के भावलनगर, बावलपुर साइड पे भी कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश मुतवक्की है। तो शाम तक ये सिलसिला निकल जाएगा। तो फिर ये जाहिर है कि जो कोल्ड वेव की ग्रिप में है पूरा मुल्क इस वक्त शदीद सर्दी की, तो वही जारी रहेगी, सर्दी, खुश्क सर्दी। अच्छा, जिस तरह से मौसम सर्द है और खुश्क भी है, इसके दौरान धुंध में भी इजाफा होगा, स्मोक में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ, थोड़ी सी बारिश तो हुई है, शायद उससे कमी हो, लेकिन इन फ्यूचर कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सके? देखें जी, स्मोक का आपने देखा होगा कि जो 2 रिपोर्ट्स हैं, एक तो खुद अर्बन यूनिट की एक रिपोर्ट है और दूसरी FAO की जो रिपोर्ट है उसमें यही खासकर लाहौर के बारे में।
और बाकी जगहों के लिए भी स्टडी किया जाए तो शायद इसी तरह की फाइंडिंग्स आए कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें ट्रांसपोर्ट की इमिशंस और इंडस्ट्रीज़ की इमिशंस की वजह से होती है। और फिर जाहिर है तीसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर बर्निंग और एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग और फिर घरेलू जो होती है ईंधन का इस्तेमाल। इन सब चीज़ों को एक तरह से उन सब का कंट्रीब्यूशन है। पोल्यूटेंट्स असल में जो ये स्टेबल वेदर होता है ना सर्दियों में, यानी नवंबर से ऑनवर्ड या अक्टूबर के लास्ट वीक से आप कह सकते हैं कि एक सब्सिडेंस अफेयर शुरू होती है और एयर जो है मतलब उसमें विंड नहीं चलती बिल्कुल, और उसकी बायस जो पोल्यूटेंट्स मिक्स अप नहीं हो पाते तो ग्राउंड के नज़दीक एक तरह से मोहल्लिक रह जाते हैं, तो यूँ एयर क्वालिटी आपकी ख़राब होती है और स्मोक किसी कैफियत पैदा हो जाती है। तो एमिशंस को कंट्रोल करना और उनके बजाय आप जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराना जो नाकारा ईंधन इस्तेमाल होते हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, और जिस तरह से हमने रीसेंट पास्ट में भी देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले अब मुस्तकबिल में भी मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं ये एक बहुत बड़ी वजह होगी कि जो सर्दियां हैं वो पाकिस्तान में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का एक तरह से फाइंडिंग आप कह लें या प्रोजेक्शंस आगे की, वो तो ये है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता यानी बढ़ने का है। लेकिन ये कि अब जो है ना असल में बेसिकली एक और चीज़ ये हुई है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी भी और इस तरह से उनकी सिवेरिटी भी बढ़ना शुरू हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जो सेट वेदर पैटर्न्स होते थे आपके वो एक तरह से शेडर हो गए हैं और अब किसी भी वक्त कोई भी चीज़ तवक्को कर सकते हैं उसकी, आप अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी तक की प्रेडिक्शन ये थी कि सर्दियां मामूल से कम रहेंगी पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो 7-8 दिसंबर से सर्दी की लहर शुरू हुई है और अभी तक चल रही है और आगे भी दिखाई दे रहा है कि ये इसी तरह से जनवरी में भी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से आप मतलब ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज के बायस कि ऐसा होगा मुस्तकबिल में। हाँ, ये कि मतलब वार्मिंग ट्रेंड तो एक तरह से है कि ग्लोबली टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी उसी रेशो के साथ साथ ही तकरीबन टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी करंटली अगर हम बात करें जो पेशन गोई है बारिश की या बर्फबारी की, तो जो हमारा ज़राई शोबा है, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी हमारे ज़राई शोबे पर किस तरह से मुस्बत है या मनफी असर डाल सकता है? देखिए, जाहिर है जो कोल्ड वेव चल रही है ना, इसमें जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं उसमें कुछ क्रॉप्स को नुकसान होता है। तो जो भी किसान भाई उसके लिए इकदाम कर सकते हैं, जैसे किसी हद तक अगर अपनी फसलों को कवर कर सकें कि फ्रॉस्टी कंडीशंस से उनको बचा सकें तो वो जाहिर है वो करना चाहिए। और फिर पानी का या इरिगेशन वालों के लिए भी है, अभी एक एडवाइजरी भी इशू हुई थी हमारे इस्लामाबाद मेट ऑफिस से कि कम बारिशों के बायस पिछले 3 महीने में बहुत कम बारिशें हुई हैं। तो कुछ एरियाज़ में पूरे सिंध में, साउथ पंजाब में और वेस्ट बलूचिस्तान में खासकर इधर माइल्ड से मॉडरेट ड्राउट एक तरह से डेवलप हो रहा है। तो जाहिर है कि उसमें पानी की कमी रहेगी अगर बारिशें इसी तरह से कम रही। मार्च अप्रैल तक अगर कोई बहुत अच्छा स्पेल बारिशों के नहीं हुए तो आपके पानी के जो ज़खायर हैं उसमें भी कमी रहेगी। तो उस हिसाब से फिर उनको अपने मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट कमेंट बस कीजिएगा कि आने वाले दिनों में जो मौसम के रुझानात हैं वो क्या होंगे और आवाम को किन मखसूस चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, इसमें जो इमीडिएट उस पर बात कर लेते हैं कि जो अभी तो सर्दी की लहर चल रही है और जनवरी के पहले दिनों में 3-4 जनवरी को इम्कान है कि कुछ हल्की सी वेव दाखिल होगी पाकिस्तान में। वेस्टर्ली वेव के बायस ही आपको पता है बारिश और बर्फबारी होती है इन दिनों में। तो बलूचिस्तान के चंद इलाकों में और फिर केपी में और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकती है और उसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से जो लाहौर में मौजूद हैं। वहाँ की सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। वहाब बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की लाहौर में? जी बिल्कुल अनवार, ये लाहौर में सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है और इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी जारी है। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बादल जो है वो उसे अपनी लपेट में ले रहे हैं और सर्दी की शिद्दत भी जो है बढ़ चुकी है और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में आई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 67% है और हवाएँ भी जो है वो इस वक्त ठंडी चल रही हैं। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने यह भी नवीद सुनाई है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का भी इम्कान है और बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द होगा। जो एक खुश्क सर्दी लाहौर शहर में महसूस की जा रही थी उसकी जो है वो भी छुट्टी हो चुकी है, चूँकि बारिश के बाद जो खुश्क सर्दी थी वो ख़त्म होने के बाद अब उसकी जो सर्दी की शिद्दत है वो भी मज़ीद बढ़ रही है। चूँकि लाहौर में जो है वो बड़ी अरसे से ये दुआएं की जा रही थी कि बारिश हो और लाहौर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो, ठंड की शिद्दत महसूस की जाए, खुश्क सर्दी कम हो चुकी है। खुश्क सर्दी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे थे, जिसमें खांसी की बीमारी की बात करें, नज़ला ज़ुकाम की बात करें, तो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे थे। अब उनसे भी जो है उन्हें छुटकारा हासिल होगा और लाहौर में जो सर्दी पड़ने जा रही है अब महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में आएगी और दर्जा हरारत कम होने से सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी और 24 घंटों के दौरान जो है फिलहाल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदे न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे लाहौर की इस करंटली सिचुएशन के हवाले से, जहां बारिश हो रही है, सर्दी मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोगों को एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी बता रहे थे कि अगर हमें अपना कोई टूर भी प्लान करना है तो मौसम के अकॉर्डिंगली वो हमें करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।